जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी साथियों के लिए हम इस चैनल पर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, हम कुछ जो भी किताब होते हैं उनको अच्छे तरीक़ा से अनुसरण करते हैं। जो भी एसएससी एमटीएस के द्वारा जो भी पेपर जो पूछे गए हैं, पिछला जो पेपर हुआ है उस प्रश्नों को एनालाइज करते हैं। इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न जो है आपको इस चैनल पर हम कराते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीटली देखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर और देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट सा ये प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कैमेलिया साइनेसिस पैदा करने वाला एक पौधा है। मतलब जो कैमेलिया साइनेसिस है ये पैदा करने वाला एक प्रकार का पौधा है। तो ये क्या जो है पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन को देख सकते हैं। इसमें से राइट आंसर की बात करेंगे तो चाय ऑप्शन जो है ये सही होगा। टी, यहाँ पे जो टी दिया गया है, टी के मतलब होता है चाय। ये जो कैमेलिया साइनेसिस जो है एक प्रकार का पौधा है जो चाय उत्पन्न करता है। यह चीज़ आप लोग को पता चल गया। तो आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को हम यहाँ पे आप इसके बारे में देते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हरी चाय जो है एक प्रकार की चाय होती है। हरी चाय जो है एक प्रकार की चाय होती है, ये तो आप लोग को पता ही है। जो कैमेलिया साइनेसिस है नामक पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। तो ध्यान में रखना होगा, जो हरी चाय होती है दोस्तों ये कैमेलिया साइनेसिस नामक पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। ठीक है, हरी चाय जो है पौधे के ऊपर कच्चे पत्ते से बनते हैं। हरी चाय जो है ये पौधे के ऊपर जो है ये कच्चे पत्ते से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट नामक एंटी जो ऑक्सीडेंट होते हैं ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट जो है ये जो पौधा है चाय का, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। क्लियर है। भारत में अगर बात करेंगे जो चाय की खेती होती है ये 6,36,047 हेक्टेयर में चाय की खेती होती है। ठीक है, और बात करेंगे जो दक्षिणी भारत में जो चाय की खेती होती है यह 87,993 हेक्टेयर में चाय की खेती होती है। तो ये चीज़ आप लोग को पता चल गया। और सबसे ज़्यादा असम में जो है चाय की खेती होती है, इसके भी बारे में हम आप लोग को बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। असम में चाय की खेती होती है 43%। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 23.9%। तमिलनाडु जो हो जाएगा 11.3% और केरल जो हो जाएगा 8.44%। तो सबसे ज़्यादा आप लोग असम को याद कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप लोगों को राज्य अभी बताया है ये चाय उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो असम सबसे पहले होगा, इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और इसके बाद केरल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे राज्य जो है चाय का उत्पादन करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। जो सेकंड प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही दिखाना है। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट विकल्प को देखेंगे कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कर्नाटक जो है ये भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अब अगर जो सेकंड देखेंगे ऑप्शन कि अरबिका कॉफ़ी की एक किस्म है। अरबिका जो है एक कॉफ़ी की किस्म है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को देखेंगे। थर्ड ऑप्शन जो कर रहा है कि शुरुआत में मैक्सिको से लाई गई अरबिका जो है किस्म का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग को ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा और सही करना होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। पहला और जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है कि जो कर्नाटक है ये भारत में का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक करने वाला राज्य है। ठीक है, और अरबिका जो है यह कॉफ़ी की एक किस्म मानी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। क्लियर है।
अब हम लोग इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत में कॉफ़ी की जो पारंपरिक खेती होती है ये पश्चिमी घाट के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा, कॉफ़ी कर्नाटक, इसके बाद केरल और इसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक जो है कुल कॉफ़ी उत्पादन के लगभग 70% के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। मतलब कर्नाटक में जो है दोस्तों 70% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? 100 से अधिक कॉफ़ी प्रजातियां हैं यहाँ पे। कौन कौन सा है देख सकते हैं यहाँ पे, कौन कौन सी किस्में हैं। तो अरेबिका है, रोबस्टा हो जाएगा और कुछ हद तक लाइबेरिका है। तो ये जो है प्रजातियां हैं, 100 से अधिक प्रजातियां हैं। लेकिन वाणिज्यिक किस्म की बात करेंगे तो अरेबिका याद कीजिएगा, रोबस्टा को याद कीजिएगा और लाइबेरिका याद कर लीजिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सारी चीज़ है और आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं हमेशा। ठीक है, तो आप लोग को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जो थर्ड प्रश्न है यहाँ पे। जो थर्ड प्रश्न करे कि मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन सी है? मिस डेफ वर्ल्ड। ठीक है, मिस डेफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे विदिशा बालियान का नाम ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, विदिशा बालियान। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2019 की बात यहाँ पे कर रहा है। जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की जो है विदिशा बालियान है, इन्होंने बोम्बेला दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। ठीक है, कब? तो 2019 की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? वह जो थी एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी थी और ये जो थी डेफ ओलंपिक में भारत की तरफ से रजत पदक भी जीती है। कौन? तो बालियान का नाम याद रखना होगा, विदिशा बालियान। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? अगला प्रश्न बढ़ेंगे, जो फोर्थ प्रश्न है। यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है Q&A, देख सकते हैं कैसा उपन्यास है Q&A, इसके लेखक का क्या नाम है? तो इसके लेखक का नाम विकास स्वरूप हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही होगा, विकास स्वरूप। इनकी जो उपन्यास है Q&A है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इनके उपन्यास के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। विकास स्वरूप का जो पहला उपन्यास है Q&A है, ये जो है 2005 में इसको प्रकाशित किया गया है। 43 भाषा में अनुवाद हो चुका है। इस जो Q&A पुस्तक है इसका जो अनुवाद है 43 भाषा में अनुवाद हो चुका है। ठीक है, इनके पहले जो उपन्यास है Q&A है, 2005 में इसको प्रकाशित किया गया है। इस पर आधारित फिल्म है दोस्तों। कौन सा फिल्म है? द स्लमडॉग मिलियनियर। स्लमडॉग जो है मिलियनियर जो है ये एक इस पर आधारित फिल्म है और इसको 2008 में 8 ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ये जो फिल्म है 2008 में 8 ऑस्कर जो पुरस्कार है ये जीता है फिल्म। ठीक है, इनके दो उपन्यास और हैं। 6 सस्पेक्ट 2008 में इसका प्रकाशित हुआ है और द एक्सीडेंटल ऑपरेटिव्स 2013 में इसको प्रकाशित किया गया है। तो ये 2 पुरस्कार हैं इनका, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5 है कि मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो जहरुद्दीन था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, मुगल बादशाह बाबर के बारे में। जहरुद्दीन जो है ये मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। जन्म इसका बात करेंगे तो मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ है? तो उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ है। यह जो है तैमूर और चंगेज खान का वंशज था और 1519 से लेकर 1526 तक भारत पर इन्होंने 5 बार आक्रमण किया था। कितना किया था दोस्तों? तो 5 बार आक्रमण ये कर चुका था। ठीक है, 1526 की बात करेंगे तो इनमें पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इनको हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है,
तो इनको हराकर यह क्या किया था, मुगल साम्राज्य की नींव रखा था। आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 6 देखिएगा। यहाँ पे जो 6 प्रश्न कराया है कि क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई थी। तो 25 वर्ष से कितना उम्र था दोस्तों, तो उनकी उम्र 23 वर्ष थी। 23 वर्ष की उम्र में ही भगत सिंह को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दी गई थी। तो ये जो तीनों व्यक्ति हैं इनको 1931 में ही फांसी दी गई थी दोस्तों। भगत सिंह को दिया गया था, सुखदेव को भी दिया गया था और राजगुरु को भी दिया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 23 वर्ष थी, इसे ध्यान में रखिएगा। भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो भगत सिंह की याद कीजिएगा, जब भारत की आज़ादी के लिए जो नौजवान थे इन्होंने भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न जो देखेंगे 7 जो प्रश्न कर रहा है कि पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था। कब अधिनियम पारित किया गया था पुनर्गठन और उससे जुड़े मामले के लिए? तो अब 1956 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1956 में जो है अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दिसंबर 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, उस समय जो है राज्य पुनर्आयोग का गठन किया गया था फजल अली के नेतृत्व में 1953 में अभी गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन अधिनियम को पारित अभी नहीं किया गया था। क्लियर है दोस्तों। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर जब रिपोर्ट सौंप दिया गया था तो इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित कर दिया गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप बात करेंगे कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 गो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। समझ में आ गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित 1956 में किया गया था, 1 नवंबर 1956 में, जिसमें से 14 गो राज्य गठित हुआ था और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। जो प्रश्न 8 है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? बौना ग्रह की बात आया है तो यहाँ पे जो 8 का जो राइट आंसर डी होगा ये सही होगा। सीरियस जो हो जाएगा ये सही होगा। ठीक है, सीरियस ग्रह हो जाएगा। अब थोड़ा सा सीरियस ग्रह के बारे में समझते हैं। अब तक जो अधिकारी के रूप से बात करेंगे, जो हमारी सौर प्रणाली में 5 बौने ग्रह हैं। सबसे प्रसिद्ध जो है बौना प्लेटो ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बौना प्लेटो ग्रह है। ठीक है, लेकिन 2006 में इस ग्रह की श्रेणी से हटाते हुए बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। किसको? इसको, प्लेटो का। ठीक है, और 4 बौने ग्रह हैं। कौन कौन सा है? परिस है, मैकमेक है, होमिया है और सेरेस है। ये चारों जो ग्रह हैं बौने ग्रह हैं, इसे ध्यान में रखिएगा और याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंस है। और यहाँ से प्रश्न आते हैं तो सेरेस याद कीजिएगा, होमिया याद कीजिएगा, मैकमेक याद कीजिएगा और परिस याद कीजिएगा। ये 4 बौने ग्रह हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जो 9 प्रश्न है ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करता है? व्यंजक को व्युत्पन्न करता है तो वह कौन सा है? तो वह कूलाम का नियम हो जाएगा। वह कौन सा नियम है जो 2 बिंदु आवेशों के बीच के व्यंजक के व्युत्पन्न करता है? तो वह कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ये कूलाम का नियम होता क्या है? तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बारे में एक नियम है जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। और ये जो कूलाम का नियम है ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1780 के दशक में प्रतिपादित किया गया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक के द्वारा 1790 के दशक में ये कूलाम के नियम को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इसके अनुसार बताया गया था कि 2 बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला स्थिर जो विद्युत बल है इसका मान उनके दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया कूलाम का नियम। क्लियर है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो 10 है। 10 यहाँ पे प्रश्न करें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए किस वर्ष में संशोधन पारित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के किस वर्ष में संशोधन को पारित किया गया था, तो वह हो जाएगा 2005 में। कब होगा, तो 2005 में। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे उपयुक्त नहीं है तो बात करेंगे जर्मेनियम, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड के लिए संरचना के लिए ये जर्मेनियम उपलब्ध नहीं आता है। बाकी यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। एलईडी, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है। ठीक है। ये पीएन जंक्शन उपकरण है और ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है। समझ में आ गया। अर्धचालक गैलेनियम में बात करेंगे तो आर्सेनाइड फास्फेट का उपयोग जो है विभिन्न रंगों को एलईडी बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। जो एलईडी बल्ब देखे हैं हम लोग, अभी एलईडी बल्ब जो है हमारे घरों में बनता है, मतलब घरों में जलता है, तो उसी में देख सकते हैं अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट का प्रयोग करके उसके रंगों को क्या किया जाता है, एलईडी बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। ठीक है। गैलियम फास्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के निर्माण में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। 12 प्रश्न कर रहे कि ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो ये मिलेगा जूनागढ़ में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा साथियों, तो ये जो मिलेगा जूनागढ़ में मिलेगा। ठीक है। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं, अब इसके बारे में समझते हैं। जूनागढ़ जो बौद्ध गुफा है भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल माना जाता है। ठीक है। ये वास्तव में प्राकृतिक गुफाएं न होकर शिलाओं को काटकर बनाए गए कच्छों के 3 समूहों का गुट माना जाता है। ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे जो 13 प्रश्न कर रहे हैं कि किस देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी जो है एक बड़े भाग को बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर के लिए दूसरे देशों में प्रवास जो है वह क्या कहलाता है। तो दूसरे देश में प्रवास जो कहलाता है वह प्रतिभा पलायन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रतिभा पलायन कहलाता है। एक बार थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। क्या प्रश्न कर रहा है कि किस देश की अत्यधिक जो कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग का बेहतर जो आर्थिक और सामाजिक अवसर है, यह दूसरे देशों में, मतलब एक भाग से दूसरे देशों में प्रवास जो करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रतिभा पलायन कहा जाता है। अब प्रतिभा पलायन होता क्या है, तो प्रतिभा पलायन जो है यह शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अपना जो देश छोड़कर बेहतर सुविधाओं के लिए दूसरे देश में जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द प्रतिभा पलायन है। तो ये चीज़ आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में आ गया कि जो प्रतिभा पलायन है यह शिक्षित व्यक्ति और जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं वह अपना देश छोड़कर बेहतर अगर सुविधा के लिए वह दूसरे देश में जाते हैं तो वह कहलाता है प्रतिभा पलायन। जैसे अभी बांग्लादेश में देख सकते हैं वहाँ की हालत क्या हुई है अभी फ़िलहाल में, तो वहाँ पे हिंदुओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। तो वहाँ के हिंदुओं को यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब वहाँ के जो लोग हैं बांग्लादेश के भारत देश में आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर मान लीजिए उनको अगर वैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है और उस सुविधाएं वो जो भी सुविधा खोज रहे हैं वह भारत देश में मिल रही है तो वह भारत देश में आ सकते हैं। तो वही कहलाता है प्रतिभा पलायन। समझ में आ गया। प्रतिभा पलायन से भारत को लाभ जो है विश्व भर से रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय की तरफ से लगभग $7 अरब रेमिटेंस प्राप्त होती है। ठीक है। रेमिटेंस प्राप्ति के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है और रेमिटेंस भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है इसका कितना प्रतिशत है, तो 3.5%। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। जो प्रश्न 14 है, देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था।
तो अशफाक उल्लाह खान को, किसको? अशफाक उल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। अलीपुर बम संयंत्र मामले में जो कन्हई लाल दत्ता को अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था और वह जंगुत्तर समूह से संबंधित भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे, ठीक है। और अलीपुर बम षड्यंत्र में 1908 में मुजफ्फरपुर के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किया गया एक क्रांतिकारी क्या था? साजिश था। क्रांतिकारी क्या था? साजिश था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा अशफाक उल्लाह खान हो रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा है कि क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। किसको किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे कन्हैया लाल दंत, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कन्हई लाल दंत होगा, ठीक है। हमने अशफाक उल्लाह खान के बारे में समझ लिया, लेकिन यहाँ पे कन्हई लाल दंत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो 15 प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? कौन सा संशोधन था? तो 56वां संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि भारत के संविधान के 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1987 केंद्र शासित प्रदेश गोवा दमन द्वीप को गोवा जिले में शामिल क्षेत्र को गोवा राज्य के रूप में 30 मई 1987 को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को, ठीक है। और उसी में केंद्र शासित प्रदेश था दमन और दीप। शामिल क्षेत्रों को दमन द्वीप नामक एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इस गठन का प्रस्ताव किया गया। तो समझ में आ गया। तो आपके लिए इतना प्रश्न लिए थे। कैसा लगा क्लास आज का? आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।